व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस आपको हेड टू टो डैमेज करता है। यहाँ से शुरू करता है बाल, उसके बाद आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाए और डायबिटीज में बात जा रही हो तो चेहरा आपका खराब होता है। चेहरे में खराबी में कि आपको बिल्कुल एक्नी शदीद होनी शुरू हो जाए। पेट के अराउंड आपका वजन है, पूरी बॉडी का वजन एक अपनी जगह है, पर पेट आपका। पीसीओएस का सही नुकसान कब होता है, आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, और किस एज से पीसीओएस होना स्टार्ट हो सकता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20 बिल्कुल अर्ली एज का पीसीओएस बहुत कॉमन है। एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग्स नहीं बन रहे, पीरियड्स ही नहीं हो रहे उस टाइम में। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, पीसीओएस टी ले लें, ये चाय पी लेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, इस तरह के मसले ठीक हो जाते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो सबने अपना अपना स्टार्ट कर लिया, इसका क्या सीन है? बहुत सी ख़वातीन को हम ये सुनते हैं कि पीसीओएस की बीमारी है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये एक्चुअली बीमारी क्या है, इसमें ऐसी कौन सी अलामतें हैं। अगर हम वो छोटी एज में नोटिस करना स्टार्ट कर दें अपनी बच्चियों में, तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इनफर्टिलिटी इतना आम मसला क्यों होता जा रहा है, हम कैसे अपनी इंटरनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कैसे इन बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, उन सब के लिए आपने ये पॉडकास्ट एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर यमुना चट्टा आपको ये बताएंगे कि आप अपनी डाइट से आपको कौन सी मेडिकेशन, कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे यूज करने के आप पीसीओएस जैसी स्वेयर बीमारी से दूर रह सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जिनसे हम ओपिनियंस लेते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन हल बताते हैं कि जिससे आप घर बैठ के अपने हेल्थ वाइज इश्यूज को एड्रेस कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। अगर तो आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ वाइज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, एड्रेस करें, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सुनते हैं हम पीसीओएस, हर लड़की को पीसीओएस, लेकिन हमें एक्चुअली अभी तक नहीं पता कि ये पीसीओएस है क्या बीमारी, इसमें होता क्या है, बॉडी में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं पीसीओएस में। तो सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज पीसीओएस? इसको हम आज पूरा जो पॉडकास्ट है डिस्कस करेंगे थ्रू अ केस स्टडी जो मेरी पेशेंट की है। मैंने इसके लिए ना कोई बड़ी एज की बच्ची सोची कि छोटे बच्चे रिलेट ना कर पाए, ना कोई बहुत छोटा सोचा कि बड़े ना रिलेट कर पाए। ये इनकी एज है तकरीबन 23 ईयर्स, ठीक है, और ये एमबीबीएस की तैयारी उस वक्त कर रही थी जब मेरे पास आई थी ये। अच्छा, इनके केस में फॉर एग्जांपल सबसे पहले यही चीज़ हुई थी, शी केम टू मी ओपीडी में नॉर्मल चेक कराने के लिए फॉर वेट। अब पीसीओएस के हम पहले सिम्टम्स से स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स क्या थे? सबसे पहले जब व्हेन शी केम इनसाइड, तो गर्दन पे ना आपको ना डिस्कलरेशन नजर आएगी, यहाँ एक पट्टी सी होगी, काली धारी की पट्टी इधर इधर, या आपको चेहरे पे भी, फ्रंट पे भी, बैक पीछे शुरू वैसे बैक से होती है, लोगों को बैक वाली नजर नहीं आ रही होती, साइड पे होती है, गर्दन के अराउंड, या आपको चेहरे भी डिस्कलर नजर आएगा। एक होता है ना जो हम कहते हैं कि इवन टोन नहीं है, हल्के कहीं से ब्लैक ब्लैक आपको लगेगा पैचेस से हैं, तो इस तरह की गहराई नुमा किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। और ये अंडर आर्म्स में भी होती हैं और अंडर लेग्स में भी होती हैं। सबसे पहला सिम्टम ये है। उसके बाद पेट के अराउंड आपका वजन है, पूरी बॉडी का वजन एक अपनी जगह है, पर पेट आपका विजिबली बढ़ा हुआ है। ख़वातीन की वेस्ट वैसे भी जब 32 से ऊपर हो जाती है ना, तो उसको हम थोड़ा सा उस कैटेगरी में डालना शुरू कर देते हैं कि अब ये मसले वाली कैटेगरी आ गई, अब ये बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से मसला शुरू होता है। ये जो मैं गहरी धारियाँ इसकी बात करूँ, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके बाद आ गया पेट की चर्बी। उसके बाद आ गया पीरियड्स में किसी भी तरह का चेंज जो कि अब नॉर्मल है। पीरियड्स का बहुत ज़्यादा होना, बहुत कम होना, स्टार्टिंग में स्पॉटिंग से स्टार्ट होते हैं पीरियड्स, पर आपकी स्पॉटिंग ही लंबी हो जाना, 3 दिन 4 दिन स्पॉट होता रहा, उसके बाद फिर जाके पीरियड स्टार्ट हुए, ड्यूरेशन कम होना शुरू हो गया। आपको ब्लीडिंग होती थी 4-5 दिन, फिर 3 पे आई, 2 पे आई, 1 पे आई, 1.5 दिन पे आ गई, 1 दिन पे आ गई, ब्लीडिंग हुई, ख़त्म हो गई। किसी भी तरह की आगे पीरियड साइकिल में एबनॉर्मेलिटी, इसको हम कहते हैं कि अब चेक करवाएं, ये किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा रही है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, उसके बाद करवाना होता है बेसिकली सबसे पहले अल्ट्रासाउंड और कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं। अब अल्ट्रासाउंड में भी समटाइम्स अगर आपका रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है तो वो देख पाएगा सिस्ट, वरना नहीं देख पाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी, जब आपको सिम्टम्स आए ना, मैंने सिम्टम से बात इसलिए शुरू की और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा लें, ये करा लें, यहाँ मैंने बात इसलिए भी नहीं की क्योंकि बहुत दफ़ा सिम्टम से चीज़ ट्रीट करनी होती है। आपके अल्ट्रासाउंड पे नहीं आया, ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि लोगों के अल्ट्रासाउंड पे नहीं आता होता क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट नहीं अच्छा मे बी, या मे बी उस टाइम पे इतने विजिबल नहीं था। तो पॉइंट इज़ कि आपके अगर सिम्टम्स ये आ गए ना, पीरियड्स में एब्नॉर्मलिटी आ गई है, तो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। उसके बाद सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और सिम्टम है कि आपको एकदम बैठे बैठे फील होगा, आपकी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आगे बाल ज़्यादा गिरेंगे, बाल बारीक हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। उसके अलावा पीसीओएस का कंसर्न बालों से भी है। ओह यस, पीसीओएस आपको हेड टू टो डैमेज करता है। यहाँ से शुरू करता है बाल, उसके बाद आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाए और डायबिटीज़ में बात जा रही हो तो फिर आंखें भी ख़राब करता है, मोतियाँ आना, ऐसे ये वाले मसले भी होते हैं इन लोगों को।
चेहरा आपका ख़राब होता है। चेहरे में ख़राबी में एक तो खैर वर्स्ट केस है कि आपको बिल्कुल एक्नी शदीद होनी शुरू हो जाए, बाल प्रॉपर निकले, वो तो चलो प्रॉपर पीसीओएस होता है। उसके अलावा स्टार्ट में आपको ना स्किन क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा कि स्किन जिस तरह हमें मॉइस्ट और एक होते हैं ना बेबी लाइक स्किन, वो नहीं है, रफ़ हो रही है और स्किन ड्राई हो रही है, स्किन जो है वो पोरस सी, पोर्स आपके ज़्यादा बड़े होने शुरू हो गए हैं, आपको स्किन में एक स्मूथनेस ख़त्म हो गई है। तो ये वाले सिम्टम्स भी आपने साथ साथ उसके देखने हैं। और अगर ऐसा कुछ भी स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले आपने बजाय इसके कि आप ऑनलाइन जाएं और आप टोटके तरकीबें तलाश करें, आपने प्लीज़ सबसे पहले जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास और पहले जाके करवाने हैं अपने बेसिक अल्ट्रासाउंड और बेसिक टेस्ट, ताकि पता चले अगर पीसीओएस है तो कितने पानी में। पीसीओएस के साथ कभी कभार और बीमारियां भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होना बहुत कॉमन है पीसीओएस में। इसलिए जब मेरे पास पेशेंट आता है, मेरा पहला टारगेट यही होता है कि उनको डायबिटीज़ लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करूँ, ताकि डायबिटीज़ की वाले मसले से पेशेंट निकले, क्योंकि वरना फिर दो बीमारियां एट द सेम टाइम ट्रीट करनी पड़ती है। एक डायबिटीज़, यूरिक एसिड हो जाता है रेज्ड, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो जाता है, क्योंकि फिर डायबिटीज़ अकेला ही ना आता, वो फिर 4 बीमारियां और साथ लेके आता है। सो वो बड़ा एक गोल होता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचने देना पेशेंट को। उसके बाद आगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास और ले लेनी शुरू कर दी दवाइयाँ वगैरह। अब दवाइयों में क्या होता है, बहुत दफ़ा लोग ये करते हैं, आपने अंडरस्टैंड करना है कि पीसीओएस को ठीक करना एक ट्रायंगल है, गायनेकोलॉजिस्ट, डायटीशियन एंड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी पे हम तफसील से बाद में बात करेंगे, पर अगर हम सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट और डायटीशियन पे रहें तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ लेकर घर नहीं बैठना। ये वो एक स्टेज है जहाँ पे आके लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब मेरे पास आते हैं कि दवाइयाँ खा खा के थक गए, दवाइयाँ छोड़, दवाइयाँ नहीं खाऊंगे, बाप तरीका बता दें। समटाइम्स अगर आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं तो वो ज़रूरी होंगी तब दी हैं, तो इसलिए दवाइयाँ, क्योंकि हम डॉक्टर फजूल में दवाई कभी नहीं देते कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको आज दवाई दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो वो जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाने के लिए दी है, तो दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें, पर उसके साथ डायटिशियन के पास आके वज़न पे काम करें, क्योंकि पीसीओएस वालों का मैक्सिमम पेशेंट्स का वज़न जो है वो ज़्यादा होता है। उनको समटाइम्स हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है, थायराइड हार्मोन उनका वो भी एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा होता है। तो इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट और उसके बाद आपका डायटिशियन, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, इनके साथ दोनों के साथ मिल के चलना होता है। अगर आप डायटिशियन का प्लान अच्छे से फॉलो करते हैं, वेट कम करने फोकस करते हैं, तो ये दवाइयाँ टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी करके छूट जाती हैं और एंड पे जो गेम है सारा पीसीओएस में, ये सारा गेम रह जाता है डायटिशियन के हाथ में, वजन कम करवाने पे, अच्छा सप्लीमेंट देने पे, लाइफस्टाइल ठीक करवाने पे, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करवाने पे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ट्रायंगल का तीसरा हमारा कॉर्नर है ये, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ गायनी के पास जाते हैं तो भी काम नहीं बनना, सिर्फ डायटिशियन के पास आते हैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तब भी काम नहीं बनना। फिजिकल एक्टिविटी आप ऐसे कह लें कि अगर आप बहुत अच्छी सारी ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, उस ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएगी आपकी वॉक। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जिम ही जाना है और कोई बहुत मुश्किल काम ही करना है। आप सिंपल सा वॉक भी कर ले। 90% मेरा पेशेंट, 85 to 90% मेरा पेशेंट सिंपल वॉक करके, अभी जिनकी मैं बात बता रही हूँ आपको पेशेंट की, 90 to 95% पेशेंट तो बहुत आराम से सिंपल वॉक करके ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा बीच में 5-10% बचता है जिसको मजबूरन जिम भेजना पड़ता है। जिम जाना बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना, मसल बिल्डिंग पे काम करना बहुत अच्छी बात है, पर जैसे इनके पेशेंट का जो है केस है, इसमें शी वॉज अ स्टूडेंट, वो उस वक्त MBBS कर रही थी, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो किसी भी तरह से बाहर जा सके और एक्स्ट्रा जिम के लिए टाइम निकाल सकें। वो बिल्कुल अपने जा रही हैं और वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्टडी हो रही है, लंच बॉक्स शी यूज्ड टू कैरी लंच बॉक्स विद हर, सब साथ साथ कर रही हैं, पर उसमें फिर ये होता था, उनसे कहती थी कि वॉक फिर घर आते सब बच्चे कर लेना आप वॉक, तो वॉक कर लेती थी। जिम उनके केस में पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए अगर तो आपके पास जिम है, आपके पास फैसिलिटी है तो ज़रूर अवेल करें। अगर नहीं है तो ये कहकर फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली छोड़ देना कि चलो मैं तो कर नहीं सकता, असर तो लोगों को मैंने ये सुना है कि असर तो जिम से ही होता है, जिम के अलावा असर नहीं होता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी में सिंपल वॉक भी, इवन मैं भी नहीं कह रही, रिसर्चेज हैं प्रॉपर कि सिंपल वॉक भी बहुत परसेंटेज ऑफ वेट जो है वो आपका घटा देती है। इसलिए जो सिम्टम्स से हम पहले आते हैं, सिम्टम्स की जितना भी मैंने भी स्टार्ट में सिम्टम्स बताए, अगर आपको थोड़ा सा भी इनमें कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है, गो टू ए गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्ट अ डायटिशियन, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर यमुना, जैसे आप बता रही हैं कि सिम्टम्स तो ये होते हैं, लेकिन अभी तक हम इसको ना ये नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या, मतलब बीमारी बनती कहाँ है, कैसे है? और ये मतलब बॉडी में ऐसी क्या चेंज क्या आती है, फिजियोलॉजी क्या है, हमारे किस पोर्शन में जाके ये डिजीज बनना स्टार्ट होती है। अच्छा देखें, अभी तक ना इस पे एक वर्डिक्ट नहीं आया कि देखें आपने फलानी चीज़ खाई थी, फलानी हरकत की थी ना, तो इसलिए पीसीओएस हुआ है। ये जेनेटिक भी है कि इन्वायरमेंटल भी है। इन्वायरमेंटल मतलब कोई इंसान सिर्फ स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा लेता है ना, उसको पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की एक अपनी डैमेजेस हैं बॉडी के अंदर होने जो करता है वो। उसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स में मिली है इंसुलिन रेजिस्टेंस, लाइक डायबिटीज़ मिली है फॉर एग्जांपल,
डायबिटीज़ अगर आपके जीन्स में है और आपने थोड़ा सा भी वेट गेन कर लिया तो आपको फ़ौरन इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी है और वो भी आपका पीसीओएस ट्रिगर करवा सकती है। तो इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, हमने ट्रिगरिंग फैक्टर्स बेसिकली रोकने होते हैं। पर अगर आप कहो कि एक लाइन के भाई फलानी चीज़ ने ये किया, वो ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर से होती है, इसीलिए वो मल्टीपल फैक्टर्स ही ठीक करने पड़ते हैं। इसे पीसेस वाले को कभी नहीं कहा जाता है सिर्फ दवाई खा लो या सप्लीमेंट ले लो आपका मसला हल हो जाएगा, सिर्फ डाइट कर लो वॉक कर लो मसला हल हो जाएगा। मैं बेसिकली काम करती हूँ लाइफस्टाइल पे, कि आपका सोना भी मेरा कंसर्न है कि आप सोते कितने बजे हो। अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो वो भी मेरा कंसर्न है कि भाई स्ट्रेस ना लो। अगर आपको स्ट्रेस आउट ऑफ थोड़ा सा आपके काबू से बाहर हो रहा है, आउट ऑफ योर कंट्रोल है, कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ अगर बात जरा हाथ से बाहर निकल रही है, क्योंकि पीसीओएस को ये भी ट्रिगर करेगा, आपका सोना ना सोना ट्रिगर करेगा, आपके लाइफस्टाइल में हर कोई ख़राब चीज़ को ट्रिगर करेगी, टाइम से खाना ना खाना। पीसीओएस में डाइट प्लान ये नहीं कि रोटी ना चाहिए काम को, तुम आधी रोटी खा लो, तुम पूरी खा लो, तुम इतना चिकन खा लो, तुम पानी दाल खा लो। इट्स मोर अबाउट इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल। तो इसमें कोई भी ऐसा फैंसी डाइट प्लान नहीं। तो बहुत फैस होते हैं मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा सादा सा है, ये तो शायद मैं ऐसे ही खाती हूँ। और मैं उनको बताती होती हूँ अक्सर यही काउंसलिंग सारी है कि भाई आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए रोटी दाल चावल ही रहने हैं, आप डाइट प्लान लें, आप लें, कोई भी ले, देना सबको मैं रोटी दाल चावल का बैलेंस ही है उन पर, उनकी रूटीन के हिसाब से। हो सकता है आपको दिन में 2 दफ़ा रोटी खाना पसंद है, मैं आपको 2 दफ़ा दूंगी, उसको खाना ही नहीं पसंद, उसको मैं वैसे बना के दूंगी, इसको दिन में 1 दफ़ा दूंगी। शायद उस फलाने मुझे लग रहा है इसको लगता है रोटी देनी ही नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फलानी चीज़ देनी है, बाद में रोटी पे ले आएंगे। सो ये हर किसी का पैटर्न डिफरेंट होता है। बेसिकली पीसीओएस की में वेट लूज करना और डाइटिंग करना इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूटीन, कि आपकी रूटीन ये है, मेरी रूटीन ये है, मुझे इस रूटीन के हिसाब से ऐसे ऐसे खाना खाना है, एंड दैट्स इट। इट्स एज सिंपल एज जस्ट बैलेंसिंग द रूटीन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई मरीज से आपने कोई फल लाना है और उसको सुबह बैठ के खाना है तो फिर ये से ठीक हो जाएगा, निहार मुँह ये चीज़ खाएं, सोने से पहले ये खाएं। जितनी भी हम कॉम्प्लिकेशंस में और फैंसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि साइंस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी फैंसी चीज़ों में पढ़ते हैं उतना फंसते जाओ, अगर समझ आने पे फिर भी नहीं आएगी कि भैया मैंने तो निहार मुड़ के चिया सीड्स ही पी ली, फिर भी मेरा पीसीओएस ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि चिया सीड्स से पीसीओएस ठीक नहीं करना। अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट बैलेंसिंग द रूटीन। बिल्कुल ठीक है। पीसीओएस कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बहुत अफेक्ट होता है। इस बीमारी के अराउंड ना एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इसे ना बड़ी कुछ छुपाने वाली बीमारी समझते हैं। हाय ला पीरियड्स की बात करी, गंदी बच्ची क्यों करेगी बात। मैंने जिस टाइम पे पीरियड्स के बारे में बात करना स्टार्ट की तब ट्रेंड भी नहीं था, और मैंने भी आसपास लोगों से सुना था कि ये जो कोई किसी और टॉपिक अवेयरनेस है तो ना यही मिला है आपको। और तब मुझे याद है मैं कहा करती थी कि देखिए कोई तो बात करेगा, एक औरत लड़की या फीमेल नहीं बात करेगी तो फिर और कौन बात करेगा, आप किसे एक्सपेक्ट करेगा, आप मुझे ही मना करें कि आप बात ना करें इस बारे में। और अब मैं सोचती हूँ कि दैट वाज अ वेरी राइट डिसीजन कि मैंने किसी की सुन के बात ख़त्म नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें कर रही है। मैं हॉस्पिटल में थी तो एक दफ़ा हुआ ऐसा है कि कहा 2-3 फ्रेंड्स ने ना कि ऐसे फलाना क्या सोचेगा, क्या बातें करती रहती है ऑनलाइन बैठ के। बट देन अगेन आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट इट कि नहीं, इसकी अवेयरनेस देना इंपॉर्टेंट है। नहीं मतलब हमारे मसले हम औरत ही नहीं बताएगी तो कौन बताएगा। अब छोटे छोटे औरतों के कितने मसले होते हैं, हम नहीं जाके पूछ सकते, या समटाइम्स हमें समझ में नहीं आती कि मसला है पीरियड्स का कम हो जाना। कितना पैसे हुए, बच्चियाँ आती हैं सिंपल वेट लॉस के लिए आती हैं। मैं पीरियड साइकिल हमेशा पूछती हूँ सबसे, पीरियड साइकिल कैसा है? हाँ वो ठीक है, 2 दिन होते हैं, उसके बाद नहीं होते। अम्मा भी देख रही बच्चे को, मेरा बच्चा क्या बता रहा है डॉक्टर को, पूछा तो बताया ना। आम देखो छोटी एज के बच्चे को समझ ही नहीं है, उसे क्या पता पीरियड साइकिल क्यों होता है। हमें हमारे यहाँ करिकुलम में नॉलेज देनी चाहिए, एक होना चाहिए एक टाइम पे कि बच्चों को बिठाया जाए, ये रीज़न है जो पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स क्या है, बस ब्लीडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, नहीं किसी को कुछ नहीं पता आइडिया ही नहीं क्या चल रहा है। तो पहली बात नॉलेज नहीं है। उसके बाद अगर नॉलेज है तो उसके बाद अगला मसला ये है, पेरेंट्स ने लेके आना है, ठीक है। औरतें ख़वातीन कहती हैं, माँ कहती है कि वालिद को कैसे बताऊँ। वालिद कहता है या तो वालिद अल्लाह करे अंडरस्टैंडिंग हो, ना हो तो गलत कहानी शुरू हो जाती है, कोई नहीं घर में ठीक कर लो, टॉफ़ी बिस्किट खाती है वो ख़त्म करा दो ठीक हो जाएगा, ये ऐसे ठीक नहीं होता। एक ओवरऑल ना ट्रीटमेंट चलता है, सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं आपको, डाइट भी ठीक करनी पड़ती है। तो उसके बाद बच्चे को ओपीडी तक लाना एक बड़ा काम है, पेशेंट को ओपीडी तक लाना, फिर 2 डॉक्टर्स को चेक कराना। ऑब्वियसली फाइनेंशियली चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट है, मतलब समझना कि ये ट्रीटमेंट चाहिए बच्ची को। टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ, देखिए आप आज 18 साल की बच्ची लाए हैं ना, अगर आप इसका भी ठीक ना कराएंगे तो जब भी 23-24 साल की होगी, शादी की उम्र होगी, अब तब भी लेके आओगे इसको भी ठीक करा लो। अभी समझ लो बच्चा, आप भी और पेरेंट्स आप भी, कि ये लाइफस्टाइल आपको इनका ठीक करवाना पड़ना है ना। पेरेंट्स टाइम से सोते हैं तो बच्चे कैसे टाइम से सोएं। तो जब पीसीओएस वाले के लिए आसपास लोगों को बड़ी हेल्प करनी पड़ती है। जैसे घर से फॉर एग्जाम्पल जंक निकालें, क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है पीसीओएस में, इनको ना एनर्जी क्रैशेस आते हैं खाना खाने के बावजूद। अब एनर्जी क्रैश आ रहा है तो एकदम से कन्वीनियंस जब हो ना जंक की, तो फिर बंदा बड़ा आसानी से खा लेता है। और क्रैश में हमेशा बॉडी क्रेव करती है कार्बोहाइड्रेट्स को। बिस्किट पास पड़े वो खाएगा। अब अम्मा को समझाना, पेरेंट्स को समझाना कि यस मेहमान आ जाएगा ठीक है तब बिस्किट मंगवा लेना, घर से निकाल दो, ये बड़ा मुश्किल काम है। रस निकाल दो घर से, वो चीज़ें जो लोग मुझे बताते हैं कि हम खा लेते हैं, एनर्जी क्रैश हुआ रस खा लिया,
क्रैश हुआ, बिस्किट खा लिए, नीम को खा ली, ऐसी चीज़ें खा ली। तो पेरेंट्स को भी, आसपास फैमिली को भी ठीक होना पड़ता है। तो ये इसमें हर एक अलग अलग मेहनत लग रही होती है, फाइनेंशियल मेहनत अलग लग रही होती है, पर ये मैं ज़रूर कहूँगी टाइमली ये मेहनत कर लेना इज़ बेटर देन बाद में जाके डॉक्टर भी 4 और ऐड हो जाते हैं। अगर अनट्रीटेड पीसीओएस डायबिटीज़ फुल फ्लैज में कन्वर्ट हो गया तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अलग जा रहे हो गया। अगर लेट्स से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया तो अलग जा रहे हो डॉक्टर के पास, आप डायटिशियन के पास तो आपने आना ही आना है, तो डॉक्टर आपके बैठे बड़े 4 हो जाते हैं। तो जितनी अर्ली इसको पकड़ सको उतनी अर्ली पकड़ो। और इस टॉपिक के अराउंड शर्म नहीं होनी चाहिए। मदर्स अगर देखती है बच्चों को प्रॉब्लम है, एक तो मदर्स नॉलेज भी दें बच्चों को, खुद ही पढ़ें और नॉलेज दें बच्चों को अच्छा पीरियड साइकिल कहते हैं किसको है। और उसके बाद अगर बच्चे में कहीं मसला नजर आ रहा है उसको टाइम भी डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि बाद में ये मलबा आपके सर ही आना है, ये बैठे बैठे ठीक नहीं होना। ये पिंपल नहीं है कि मैं ट्रीट नहीं करूंगी ना, कि ठीक है मैं ट्रीट भी नहीं करना, ठीक है नाखून भी नहीं मारूंगी, अच्छा ठीक है नाखून नहीं मारती, खुद ही बैठ जाएगा। पिंपल नहीं कि बैठ जाए, ये नहीं बैठना इसने टाइम के साथ अपनी तेज़ी पकड़नी है। ये वेट गेन कराता आ जाएगा और ये आपके हेल्थ इश्यूज बिगाड़ता जाएगा। आपको पता है पीसेस वालों को एंग्जाइटी, अगर एंग्जाइटी प्रोन उनकी बॉडी हो जाती है, उन लोगों को एंग्जाइटी भी ज़्यादा होती है, उन लोगों के पोस्टमार्टम डिप्रेशन या नॉर्मल डिप्रेशन के फेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, अगर एक आपकी बेगम को पीसीओएस था और उसने कंसीव कर लिया, उसको पोस्टमार्टम, देयर इज अ ह्यूज चांस उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बड़ा वर्स होगा। होता थोड़ा बहुत सबको है, ब्लूज होते हैं या प्रॉपर डिप्रेशन हो जाता है, उसमें भी फेजेस होते हैं कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कितना हो गया। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी हेड टू टो ही नॉर्मल नहीं रहती। तो इसलिए अगर पीसीओएस वाला पेशेंट आपको कह रहा है कि वो अपसेट रह रहा है, उसके लिए बेड से उठना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतनी लेजीनेस होती है, इतनी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है। इसीलिए जब भी आपने इसको ट्रीट करवाना है तो पेशेंट को पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट चाहिए, उसको टाइमली फॉलोअप्स पे लेके आना है, क्योंकि इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए कम से कम 3 से 4 माह लगते हैं। बट 4 माह देखें, एक 4 माह एक प्रॉपर डिसिप्लिन रह के एक चीज़ करके अगर चीज़ ठीक हो रही है तो इसमें नुकसान क्या है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाती है या आपकी जो है वो बच्चेदानी में सिस्ट बन जाती है, तो ये भी सारी पीसीओएस से रिलेट करती हैं। हाँ, जिसको उर्दू में पानी की थैलियाँ कहते हैं ना, तो सिस्ट है जब बनता है कि बच्चेदानी में पानी की थैलियाँ, इसको उर्दू में जो है डॉक्टर्स इस तरह समझाते होते हैं। तो इस पे पानी की थैलियाँ हैं नहीं है, जब मैंने बताया ना बड़ी दफ़ा नज़र नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं नहीं पीसीओएस नहीं, हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, हमने ब्लड टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट ठीक है। ब्लड टेस्ट कब कराएं, किस तरह कराएं, उनको कराने का भी तरीका है जो अक्सर लोग नहीं सही करवा रहे होते। द मेन पॉइंट इज यू हैव टू ट्रीट द सिम्पटम्स। मतलब जैसे पीरियड के सेकंड डे करवाने होते हैं ना, अच्छा हाँ, अगर LH FSH वगैरह करवाना है पीरियड के सेकंड डे करवाने होते हैं, मोस्ट लाइकली वही एक अच्छा विंडो होता है। तो उस वक्त नहीं करवाएंगे, लेट करवा देंगे, लेट से कर देंगे, पेशेंट आके बॉडी देखें। जो हमने बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो ब्लड है ना वो जैसे फॉर एग्जाम्पल HbA1c है, 3 माह बाद क्यों कहते हैं, वो 3 माह बाद ही अपना एक आपको सही फिगर देगा। कुछ टेस्ट है फास्टिंग में करवाने हैं, वो क्यों करवाने हैं, वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल है कि यह इस टाइम पे आके अपना सही रिजल्ट देता है। इसलिए जब डॉक्टर कहता है कि फलाना टेस्ट फास्टिंग में कराओ, फलाना टेस्ट खाली पेट कराओ, अल्ट्रासाउंड फलाना है खाली पेट करवाना है, फलाना अल्ट्रासाउंड है पेट भर के करवाना है, पानी भरा होना चाहिए, आपका ब्लैडर अच्छी तरह नजर है वगैरह वगैरह। तो चीज़ को विजिबली बेहतर तरीके से देखने के लिए हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट आके झूठ बोल देते हैं कि हमने सेकंड डे करवाया नहीं करवाया होता, तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती बात, उनको वैसे डांट पड़ती है। उसके बाद कहा था पूरा महीना पीरियड साइकिल का वेट किया होता है ना कि सेकंड डे करवाना है। तो बात यह है कि ब्लड टेस्ट वाली चीज़ सेकेंडरी है, ये बाद में आती है। सबसे पहले अगर नहीं करवा सकते ना, कोई बात नहीं, ब्लड टेस्ट अगर आप नहीं करवा सकते, कि डॉक्टर भी लोग कहते हैं कि डॉक्टर पे लेके आओ ब्लड टेस्ट भी कराएं, आप ऐसे ही कुछ करते हैं, किसी की लाइक प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल, तो मैं उनको सबसे पहले कहते हैं चलो सिम्टम ट्रीट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ब्लड टेस्ट में आपसे थोड़ी देर बात करा लूँगी, अभी सिम्टम्स ट्रीट करते हैं बैठ के। सिम्टम्स यही है, पेट कम कर दो इस पेशेंट का, बस उससे ज़्यादा मसला हल हो जाता है। फिर उसका पेट निकला, उसकी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ख़राब नहीं है, उसका होमोआईआर ख़राब ही आना है, उसकी HbA1c जो है वो प्री डायबिटीज़ के करीब या वहाँ आनी, इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट बेचारे को पहले ये नज़र आ रहा है उसको गर्दन देख के, तो फिर समटाइम्स फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम टेस्ट बाद में करा लेंगे, अभी सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं, डिस्कलरेशन जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इस पे काम करते हैं, हम पेट कम करवाने पे काम करते हैं। इसी से आधे मसले जो हैं वही हल होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें सबसे पहले जो पीसीओएस में चीज़ देखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो है हमारी सिम्टम्स। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा डॉक्टर यमुना, अगर मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछूं कि इसकी मतलब जैसे आपने पहले बता रही हैं कि सिम्टम्स हैं, फिर ब्लड टेस्ट है, तो मुझे ये सारे स्टेप्स क्लियर करती हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे कैसे चीज़ें देखें। सबसे पहले नॉलेज लें डिजीज़ की और सिम्टम्स पे देखें, पीरियड साइकिल की कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, डिस्कलरेशन हो वगैरह वगैरह। मतलब पीरियड साइकिल की एबनॉर्मलिटी क्या क्या होती है
है और किस तरह हम ये देख सकते हैं कि हमें ये साइकिल ठीक आ रहा है कि नहीं? देखिए पीरियड्स जो है ना, जब आपको बहुत लेंथी हो जाएं, बहुत लंबे हो जाएं, बहुत छोटे हो जाएं, महीने में 2 दफ़ा हो जाएं, 20-20 दिन बाद होने शुरू हो जाएं, 40-45 दिन बाद आ जाएं, मतलब पीरियड साइकिल या लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, या ब्लीडिंग आपको लग रहा है पहले 4-5 दिन होती थी, अब 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन इस तरह हो गई है। स्टार्ट होने से पहले, पीरियड स्टार्ट होने से पहले स्पॉटिंग से स्टार्ट होता है, पर स्पॉटिंग आधा दिन लग के फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पर स्पॉटिंग ही 2 दिन चले जा रही है। ये वाली अच्छा, 2 चीजें, दिन स्पॉट भी चाहे तो वो डेंजरस है? हाँ 2 दिन स्पॉट तो नहीं होने होते ना, हल्का स्पॉट पड़ा उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ना, 2 दिन स्पॉट ही पड़े जा रहे हैं, फिर एक दिन ब्लीडिंग हुई, फिर दोबारा स्पॉटिंग शुरू हो गई। हाँ तो ये भी है ना, अच्छा वो भी डिपेंड करना पड़ता है। देखिए हाँ 30 से चौथे घंटे पैड चेंज हो तो नॉर्मल है, चौथे घंटे पैड चेंज हो तो नॉर्मल है, चौथे घंटे से पहले भी चेंज करना पड़ेगा, इतना भर गया, इसको हम एक्सेसिव ब्लीड कहते हैं ना। और अगर आप पूरे दिन चेंज ही नहीं कर रहे, आपको उनके स्पॉट आए जा रहा है, कोई स्पॉट है ना आपको प्रॉपर हो ही नहीं रहे, किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी होता क्या है, स्पॉटिंग से शुरू होता है, हल्की स्पॉट लगे, डेढ़ वाले का हाफ अ डे और तकरीबन कोई 15-18 घंटे, बहुत भी आपने खींचना है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, 2 दिन ब्लीड हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गई, और वो सब 5-6-7 दिन लेके वो ख़त्म हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल साइकिल है। और उसके बाद अगर आपको 3 दिन ब्लीड हुआ, 3 दिन स्पॉट हुआ, उसके बाद 1 दिन ब्लीड और फिर दोबारा ख़त्म, ये भी नॉर्मल है। स्टार्टिंग हुई, स्टार्ट नॉर्मल हुआ, पर हुए जा रहे हैं, 10वां दिन गुजर गया, ये भी तो नॉर्मल है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? डाइट अच्छी करनी चाहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं, जाना? अगेन फिर इन सिम्टम्स में आना चाहिए, क्या मेरी गर्दन पे डिस्कलरेशन है, क्या मेरा पेट तो ज़्यादा नहीं है, क्या मेरा वजन तो ज़्यादा नहीं है, हाइट मेरी 5'5" हो, वजन मेरा 75 हो, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी है, वजन सबसे पहले देखना है आपने, पेट की चर्बी देखनी है, और गर्दन की डिस्कलरेशन देखनी है, और पीरियड एबनॉर्मलिटी देखनी है। इसके बाद आपने आंखें बंद करके जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उसे कहना है हाँ जी अल्ट्रासाउंड कर दें मेरा और मुझे ब्लड टेस्ट बता दें, वो करवा लिए। उसके बाद आपने, वजन ज़्यादा है आपका, वजन अमूमन ज़्यादा ही होता है इसमें, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट का वेट नॉर्मल होता है, तभी मसले होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट और तरह का होता है। उसके बाद अगर आपको, मैक्सिमम तो ये वाले पेशेंट्स हमारे पास जिनका वेट भी ज़्यादा है, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट के पास के बाद सेकंड स्टेप में आता है डायटिशियन के पास आ जाए आंखें बंद करके। अब डायटिशियन कोई भी, मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि मुझे 4 माह दे दो, 4 माह आपने जो मैंने कहा हर्फ बहर्फ वैसे चल लो, एक दफ़ा आपको डिजीज एक दफ़ा कंट्रोल में आ जाए। जब कंट्रोल में ही ना आती तो मसला ये देखेगा, मैं डाइटिंग करवानी है तो मेरा गोल क्या है कि पेशेंट चले फिरे और एक मुनासिब खाए। पीसीओएस उल्टा काम कराता है। पीसीओएस एक तो फैट सेल टूटने भी नहीं देता, ठीक है, दूसरा ये यानी पतला इंसान बड़ी मुश्किल से होता है। दूसरा क्योंकि एक तो फैट सेल, आप डाइटिंग कर भी हो तो फैट सेल टूटने में रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगला मसला कि आपको, मेरा तो ये है ना कि आप मुनासिब खाओ, आप मुनासिब खा नहीं सकते क्योंकि आपको एनर्जी क्रैशेस आते हैं। अब क्रैशेस वाले को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर उसको क्या किया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट समटाइम्स दवाई भी देती हैं और नॉर्मली सप्लीमेंटेशन के थ्रू इसको क्रैशेस को कंट्रोल किया जाता है कि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करो। जब इस पे काम करेंगे डाइट और सप्लीमेंटेशन के थ्रू, वॉक के थ्रू भी इस पे काम होता है, वॉक भी बड़ा फायदा देती है, तो फिर आपके एनर्जी क्रैशेस इंप्रूव होते हैं। पर स्टार्ट के पहले 15-20 दिन पेशेंट से कहती हूँ अब थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, समझो रिहैब में जमा हो गए हो, अब आपको थोड़े से एनर्जी क्रैशेस आएंगे, थोड़े से बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आपको फील आएगी अब दिल डूब रही है, हुआ है 10 मिनट रुक जाना, ये तरीका है, ऐसे मैनेज कर लेना, चीज़ ठीक हो जाएगी। पर मुझे सिर्फ 15-20 दिन दे दो, उसके बाद देखना एकदम आप ही कहोगे भूख लगनी बंद हो गई है, और होती है बंद, होती हैं चीज़ें ठीक। पीसीओएस वाले के लिए डाइटिंग शुरू करना इसलिए मुश्किल होता है, उसको लगता है कि यार इतने क्रैशेस हो रहे हैं, मुझे हर 2 घंटे के बाद खाने का दिल कर रहा है, मुझे क्रेविंग्स हो रही है, तो काम मैं कर ही नहीं सकती, डाइटिंग कर ही नहीं सकती। मशवरा देती हैं, मतलब जो चीज़ जो लोग इस स्ट्रगल से गुजरे हैं उन्हें फिर क्या मशवरा देती हैं कि हमें देखने वालों का फ़ायदा हो जाए? देखें, अगर हम डाइटिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक तो मैं पेशेंट से कहती हूँ टाइमिंग्स खाने की फिक्स करें, क्रैशेस मैनेज करने के लिए खाने की टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए। आपके 4-4 घंटे बाद खाना खाओ, 4 घंटे के बीच में अगर भूख लगे तो पानी शानी पी के सब्र करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट में अगर क्रैश बहुत ही सिवियर हो रहा है तो सिर्फ 1 खजूर खा लो और पानी पी लो और सब्र कर लो, थोड़ा सा बॉडी में कार्ब्स लग जाएगा, बॉडी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हर मील में प्रोटीन का एक अच्छा पोर्शन रखो, प्रोटीन थोड़ी हैवी होती है स्टमक पे, वो थोड़ी बैठी रहती है, तो आपको फौरन से भूख का एहसास नहीं होगा थोड़ा सा होगा, पर बिल्कुल ही क्रैश में नहीं जाओगे। एंड जब भी क्रैश हो तो एक्टिवली रियलाइज करो कि बॉडी नीड नहीं है मेरी, बस मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर इस वक्त कुछ सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से भूख, एक फॉल्स भूख लग रही है, मुझे असल भूख नहीं है। ये थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करें, मत सोचे कि हाय मेरा बीपी लो हो गया या शुगर लो हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, नॉर्मली कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ एक क्रैश आया होता है, तो 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। आपको लगेगा दिन में शायद आपको क्रैश आया, जिसकी वजह से आपको एक फीलिंग दिमाग में, बंदा डर जाता है ना यार मैंने वॉक नहीं करनी, मुझे क्रैश आ गिर ना जाऊँ, मुझे एकदम थोड़ा वीकनेस ना हो जाए, यार मैंने वॉक नहीं करनी। आप कर लो एक दफ़ा, 15-20 दिन की जो वॉक है, ये चीज़ें डाइट, वॉक, सप्लीमेंटेशन में भी अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो दवाई मिलके ना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जब काम करती हैं, आपको एकदम से फिर भूख लगनी बंद हो जाती है।
जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं पेशेंट को सप्लीमेंट्स देती हूँ तो सबसे पहला वो रिव्यू यही करते हैं कि हाँ भूख बड़ी कंट्रोल हुई जब से लेना शुरू किया है। वो भूख बेसिकली वो भूख कंट्रोल करने के सप्लीमेंट्स नहीं है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के सप्लीमेंट्स हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होती है तो ऑटोमेटिकली भूख कम लगती है। जब भूख कम लगती है तो पहला रिव्यू ही आता है कि भाई हाँ डाइटिंग बड़ी आसान है, करना होगी एकदम से। पहले जब मैं खुद, अक्सर लोग ये कहते हैं जब मैं खुद करी तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, आपने करवाई तो बात चीज़ें तो वही है पर फ़ायदा हो रहा है। देन आई टेल देम ये सप्लीमेंट्स आपने लिए हैं, जो वॉक की है, जो लाइफस्टाइल आपने ठीक किया है, इसने इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ने से रोका है और इसे कंट्रोल कर लिया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंट्रोल ही आपकी भूख कम कर रहा है, आपका वजन भी कम कर रहा है। और ये हो कैसे रहा है? यही डाइट, वॉक और इन्हीं सप्लीमेंट्स की बदौलत। तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल का मामला है सारा, पीसीओएस ठीक करना और वजन कम करना। तो अगर आप ये जो मैं तरीके बताए हैं इनको फॉलो कर लेते हैं तो क्रैशेस से आप बड़े आराम से बच जाएंगे। स्पेशली टाइम से सोना, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टाइम से नहीं सोगे तो रात को खाने का दिल करेगा, फिर खाओगे, फिर वेट पे ही कम ही रहेगा। और खाने के अलावा रात की जो नींद होती है वो रिपेयरिंग सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, ठीक है। और जब तक हम अपनी बॉडी को रिपेयर होने ही नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी ठीक से। पीसीओएस में स्ट्रेस से दूर रहने का बहुत कहा जाता है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई मुझे स्ट्रेस हो गया, इसमें ये वाला स्ट्रेस नहीं आता। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है कि बॉडी तो स्ट्रेस में नहीं है, बीमार बॉडी स्ट्रेस में होती है, ठीक है। जैसे अगर आप कॉर्टिसोल हार्मोन करवाने का एक तरीका है, बड़ी इसकी वो स्ट्रेस हार्मोन है ना, कि स्ट्रेस की वजह से उसका ऊपर नीचे रिलीज उसका हो जाता है नंबर। तो उसमें फिर कहा जाता है कि आपकी नींद रात की सही होनी चाहिए, वरना कॉर्टिसोल ना करवाना सुबह। अगर नींद खराब है, पूरा जागे हुए, बॉडी स्ट्रेस में है, कॉर्टिसोल हाई आएगा, ऑटोमेटिकली हाई आएगा आपका। तो रात की नींद बॉडी को वैसे ही स्ट्रेस में डालती है। तो रात की नींद सही होना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि वही बात है, मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि कुछ बातें मैं इतनी सादी बताती हूँ कि आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये किसी नहीं, नींद से तो नहीं होना ना। आपको अच्छी बात है कि कोई बताएं कि मैं कोई मरीज से कोई चीज़ तोड़ के लाऊंगा तो फिर मेरा फ़ायदा होना है। एक माइंडसेट बन गया है कि भाई डाइटिंग तो ज़रा कोई फैंसी चीज़ होगी तो मेरा मसला हल होना, वरना हल नहीं होना। डाइटिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, इट इज़ जस्ट डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन आपको थोड़ा मुख्तलिफ होगा, आपको थोड़ा मुख्तलिफ होगा, हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। डाइटिशियन का काम क्या है, मेरा काम क्या होता है, मैं उसका रूटीन कहते हैं ये रूटीन है, इस तरह से खा लेना तुम ठीक रहोगे, और ये सप्लीमेंट ले लो, फॉलोअप लेते रहो, इसको चेक करते रहेंगे, हाँ ठीक जा रहा है, सही से रिड्यूस हो रहा है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, दैट्स इट। पर वही बात है कि चीज़ आसान है कि सिर्फ सोना ही है, ये नहीं। अच्छा कुछ मज़े की बात बताए ना, सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिस्टर्ब्स योर हार्मोन्स। पहला हार्मोन्स का प्रॉब्लम ही यहाँ शुरू होता है। तो इसलिए जो लोग सोते नहीं हैं उनकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, स्ट्रेस इस चीज़ को और ख़राब करता है, और स्ट्रेस से ही ज़्यादातर ये चीज़ बननी भी स्टार्ट हो और जाती है, ख़राब एग्रीवेट भी होती है। इसको हम ये कहते होते हैं पेशेंट का ठीक हो जाता है वेट कम्प्लीटली, तो फिर मैं उनको ये ज़रूर बात कहती होती हूँ कि ना अब आपने इसको ट्रिगर नहीं करना, मतलब बार बार तंग नहीं करना है इसको। एक चीज़ है तमीज़ में आ गई, उसको बार बार उंगली नहीं करनी है आपने, कि आप फिर वो सो नहीं रहे हो और फिर आपने खाना ख़राब खाना शुरू कर दिया है, लेट नाइट खाना शुरू कर दिया है, खाने की टाइमिंग ख़राब कर दी है, 4 घंटे गैप नहीं दे रहे, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हो, भूख लग रही तो खा रहे हो, नहीं लग रही तो नहीं खा रहे, और क्रैशेस मैनेज नहीं कर रहे। अगर आप वापस यहाँ पे आ जाओगे, जिसको दूसरा लोग कहते हैं ना कि डाइटिंग छोड़ के तो वजन वापस आ जाएगा, येस वापस आएगा, किसी का ही वापस आएगा। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है या नहीं है, जो मर्जी है आपको, अगर आप अपनी उल्टी रूटीन पे चले जाओगे, जिस रूटीन ने गेन करवाया, तो अगर उस रूटीन पे वापस जाओगे तो वापस आ जाएगा। ज्यादा टाइम भूखे रहने से भी कोई प्रॉब्लम इस तरह का बनता है? मतलब जो लोग डाइटिंग पे आते हैं ना, उनका एक टाइम पे ये हाल हो जाता है कि वो बहुत देर कुछ खाते भी नहीं है। ये भी गलत है ना, मैंने क्या कहा 4 आवर्स अपार्ट, ना इसे ज़्यादा करना है ना इसे कम करना है, ये बड़ा सही पैटर्न है। ना ज़्यादा फाके करो कि बॉडी स्ट्रेस में चली जाए, ना बहुत जल्दी खाओ, बार बार खाओ, बॉडी उसी भी स्ट्रेस में आती है, तो दोनों काम ही नहीं करने। मॉडरेशन, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबा कोई फाका करवा दूँ तो इसका ज़्यादा अच्छा वेट लूज हो जाएगा, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये भी नहीं करना। आपने टाइमली खाना है, सुबह उठें आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 के बाद 8 बजे नाश्ता कर लिया, 12 बजे लंच कर लिया, और 4 बजे स्नैक और 8 बजे डिनर, बाद 3 मेजर मील्स और 1 स्नैक। आप तो सब खाने को कह रही हैं। हाँ मिल जाता है, इसमें रोटी भी खाएं आप, इसमें चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सब होता है इस डाइट में, जिस तरह से मैंने बताया आपको। पर क्वांटिटीज और पैटर्न ये मुख्तलिफ होता है पेशेंट का। खाना खिलाना मैंने सबको चिकन है मेरे पास, अगर आज मैंने 25 मरीज देखे ना, 25 के 25 को चिकन दिया है, किसको किस टाइम दिया है, कितना दिया है, कौन सी रेसिपी किसको अलाउ की है, कौन सी नहीं अलाउ की, ये डिफरेंस है सिर्फ। चावल सबको दिए हैं, किसी को कितनी दफ़ा दिए हैं, किसी को दिन हफ्ते में 3 दफ़ा दिए, किसी को 1 दफ़ा दिए हैं, किसी को थोड़ा जनरस अमाउंट में दे दिए, किसी को थोड़ा सा खींच लेना हाथ, अभी उस स्टेज पे नहीं कि आप चावल खा सको। रहना रोटी चावल सालन दाल ही है, पर किसको कितना दिया है यही है डाइट प्लान। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यमुना, ये बताएं कि जो पीसीओएस का सही नुकसान कब होता है, मतलब आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, और किस एज से पीसीओएस होना स्टार्ट हो सकता है?
पीरियड्स की एज के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियड्स हो उसके बाद अगर आपका वेट ज्यादा है, हो गया है, लेकिन लाइक 13-14 से भी पीसीओएस स्टार्ट हो 15 साल के बच्चे को पीसीओएस होता है, 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल अर्ली एज का पीसीओएस बहुत कॉमन है। दूसरा ये आपने कहा ना नुकसान कब स्टार्ट होता है, देखिए नुकसान इसके ना कुछ ऐसे हैं, कुछ नुकसान को ना हम लोग नुकसान समझते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा डल फील कर रहा है पीसीओएस की वजह से, पीसीओएस करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म खराब करता है, बच्चा वीक है, बच्चा वीक ही फील कर रहा है, डल ही फील कर रहा है, बेड से उसको उठने को दिल नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी को हो जा रही है, एंग्जाइटी ट्रिगर करता है पीसीओएस ना, ये भी ट्रिगर करता है। हम इसको प्रॉब्लम समझते नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी सिर्फ होना एक छोटे बच्चे को और 18 साल के बच्चे को जिसकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेसर्स बहुत हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस है, दोस्तियों का स्ट्रेस होता है और लाइफ फिगर आउट करने का स्ट्रेस होता है, उसको उसकी बीमारी और स्ट्रेस डाल रही है, तो वो बच्चा एक प्रॉब्लम में पड़ता है। तो हम इसको प्रॉब्लम समझते नहीं हैं। हमें पीसीओएस को ना सिंपल ये बीमारी मशहूर इस तरह से है कि इससे बच्चा नहीं पैदा हो रहा, इसके बाकी जो साइड इफेक्ट है उसको कोई परवाह नहीं करता। बच्चे को डायबिटीज चल रही है, आगे मसला ही कोई नहीं है, टेंशन ही किसी को कोई नहीं है, बच्चे का वेट ज़्यादा है, टेंशन ही कोई नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मदर जो बच्चे लेके आती हैं, नॉर्मली उनका टेंशन ही होती है बच्ची मोटी है, शादी करनी है, पर ये टेंशन नहीं है कि बच्ची लाइक जब छोटी जब मोटी तब लाइक कोई सोच नहीं रहा था इस बारे में, पर अब शादी करें तो अब याद आया हमें कि हमारे तो बच्चे का वजन कम होना चाहिए क्योंकि यू नो शी इज़ ओवरवेट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना प्रायोरिटीज़ ही बहुत डिफरेंट हुई हुई हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने वेट कम करवाना है ताकि शादी अच्छी हो जाए। आप वेट कम करवाएं क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। आप छोटी एज में बच्चे को नॉलेज दें इस बात है, बेटा ठीक का बात नहीं है बच्चे की हर बात मान लेना कि जिस टाइम खाना खाना है कह रहा है आप उसको दे रहे हो, सब चल रहा है, ये बात गलत है। बच्चों के मोबाइल से कि खाना मंगवाने वाली एप्लीकेशन तो चीज़ें डिलीट करवाएं, उनको मना करें, घर में कर्फ्यू लगाए इतने बजे के बाद खाना नहीं आया घर, फिर आप भी ना मंगवाएं। बहुत अफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स को भी थोड़ी हैबिट्स ठीक करनी पड़ती है, कहते हैं चलो इनकी भी ख़राब हमारी भी ख़राब, बस ठीक है कोई भी ना खाए, कोई भी ना ठीक करे खुद को। पर बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चों की चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो बड़ी एज में इसका मसला इनफर्टिलिटी तो होता है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग्स नहीं बन रहे, पीरियड्स ही नहीं हो रहे, मिसकैरेज उस टाइम में मिसकैरेज का प्रॉब्लम भी होता है, एग अच्छे नहीं बन रहे होते। तो ये तो बाद के मसले तो सीरियस है ही हैं, पर पहले वाला मसले भी सीरियस है, उनको हम सीरियस लेते नहीं, वो अलग बात है। तो पीसीओएस में पर ये भी नहीं कि बच्चे होते ही नहीं है, बहुत अफेक्ट होता है। सिर्फ ये होता है पीसीओएस वालों को मैं ये कहती हूँ अगर आपको पीसीओएस है ना तो आपने कंसीव करने से पहले 6 से 7 माह पहले एक बार मेरे पास ज़रूर आना है। बहुत अफेक्ट होते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं 17-18 साल की उम्र के, उनको मैं ठीक करवा के घर भेज देती हूँ, अम्मा को बताती हूँ जब इसको शादी करो ना, इसकी शादी से अगर शादी के टाइम पे वेट ज़्यादा हुआ तो साल पहले आना, अगर वेट ठीक है आप मेंटेन कर पाओ तो 6 महीने पहले आना, ताकि मैं वो न्यूट्रिएंट्स दूँ, वो डाइट दूँ, चीज़ें दूँ, ताकि ओवेरियन हेल्थ अच्छी हो, बच्ची की इंटरनल हेल्थ अच्छी हो, ताकि कंसीव करे तो कंसीव ईजी हो जाए, प्रेगनेंसी अच्छी चल जाए। प्रेगनेंसी की डाइट प्लान इनके चलते हैं, फिर पोस्टमार्टम की डाइट प्लान फ़ौरन से शुरू करवा देते हैं हम, तो ताकि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या मसले मसाइल है वो ट्रिगर ना करें, उसके बाद आ ना जाए। तो वो फिर एक फेस चलता होता है। पर देखें करने वाले का सब ठीक हो जाता है, करने वाले के बच्चे भी हो रहे हैं, करने वालों के वेट भी ज़्यादा नहीं हो रहे, पीसीओएस भी बिल्कुल मेंटेन्ड है। हम पीसीएस को सीरियस तब लेते हैं जब हमारे यहाँ पे चेन पे बहुत ज्यादा बाल आना स्टार्ट हो फिजिकल ना, जाते हैं, जब दुनिया को नजर यहाँ आता पे है, बहुत ज्यादा बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बड़े सख्त बाल होते हैं, जैसे बहुत एक मर्द मोटे के मर्दाना बाल होते हैं, बिल्कुल। उसकी बालों की उस बाल का और आम जो रुआ बाल खवातीन के चेहरे पे कभी कभार होते हैं उसमें और इस बाल में फर्क ये है, Hair वो पूरा difference है। दाढ़ी की तरह का सख्त बाल होता है, आप हाथ को चुभेगा आपको, क्योंकि अगेन वो हार्मोनल एंड्रोजन लेवल्स हाई हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड्रोजन लेवल्स हाई करते हैं, वो आपके फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है, सारा वो डिस्कलरेशन एंड स्किन की क्वालिटी खराब, ये वाले मसले करता है। एक्नी भी हो जाती है इसमें, वो बड़ी सीवियर एक्नी होती है, जिनको होना उनको बड़ी सीवियर एक्नी होती है, ज़रूरी नहीं सबको सब सिम्टम्स हों। तो बाल अक्सर लोगों के निकल आते हैं, ये अक्सर लोगों में होता है। एक्नी होती है, स्किन क्वालिटी ख़राब होती है, कुछ लोगों को बड़ी सीवियर एक्नी होती है, कुछ लोगों को कम होती है, पर सीवियर एक्नी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बड़े ख़राब एक्नी भी देखी है मैंने इसमें। बालों का उतरना, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं इसका मतलब पीसीओएस ट्रिगर हुआ हुआ है, ये बड़ी अच्छी निशानी है। पीसीओएस मेंटेन कर लेते हैं लोग, हाँ ठीक हो गया, वजन सब सेट है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर ऊपर नीचे होती रहती है। आपने जब ज़्यादा ख़राब खाया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, ये चलती रहती है। फ़ौरन जैसे ही IR ज़्यादा होगा, आप नहीं ठीक खा रहा कि बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, आपके ब्रश में ज़्यादा बाल आएंगे, आप नोट करना। ये भी एक बड़ा प्यारा एक सिम्टम है जो पहले बता देता है, इससे पहले कि मसला ज़्यादा हो। तो ये जब बाल उतरते हैं ये दोबारा ग्रो भी कर जाते हैं कि बस जो उतरे वो गए, वो दोबारा फिर नहीं, वो बाल वीक हो रहा था ना जड़ से, वापस आ जाएगा, पर देन अगेन वो दोबारा उतर आएगा, आगे फॉलिकल्स ही वीक हो गया, तो बाल की क्वालिटी ख़राब हो गई ना। तो फिर हम बालों की क्वालिटी में भी काम करती हूँ मैं, फिर मैं उनको पेशेंट सप्लीमेंट्स ऐसे देती हूँ कि अच्छा बाल भी ठीक रहे, स्किन भी ठीक रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक रहे। तो ये सब चीज़ें फिर मिला के होती हैं। देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपकी कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टूडेंट के मैं पढ़ता हुआ तो यार मैं कैसे करूँ, हाउस वाइफ है कि मुझे काम बहुत है, बट देन अगेन इफ़ यू लव योरसेल्फ एनफ तो यू शुड
इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एज वेल, क्योंकि अभी तो आपको कुछ नहीं ना हो रहा, एक टाइम के बाद इसने बड़ी गंदी शक्लें दिखानी है अपनी। तो उस स्टेज में जाके जहाँ आपने 50 डॉक्टर को चेक करवा के एक ज़हनी अजियत से गुजरना है। आई मीन डॉक्टर को चेक करवाना ही बड़ा मुश्किल होता है, जाओ जाके टाइम लो, बैठो 2-2 घंटे वेट करो। अब मेरी फील्ड की आसानी ये कि इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाती है, तो पेशेंट्स को उनकी पसंद का टाइम मिल जाता है। पर जो बेचारे दिखाने आते हैं ओपीडी, मुझे खुद तरस आता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के वेट करते हैं एक वो 15 मिनट के अपॉइंटमेंट के लिए। सोचें शौहर बैठा है, बीवी बैठी है, इंतजार करें, 4 घंटे बच्चे छोड़े कहाँ पे आएंगे सारे। तो ये चीज़ वैसी बड़ी इज्जत वाली है। तो इसीलिए इसको बजाय से कि बिगड़ जाए और बुरे हालात हो जाए और एक की बजाय को 4 डॉक्टर को चेक करवाना पड़ा, उनकी 4 बीमारियाँ मुख्तलिफ बन गई हैं, उससे पहले बहुत बेहतर है कि आप पहले ही अर्ली स्टेज को पकड़ लें। अर्ली पकड़ना बड़ा इसका अच्छा करता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। फिर आपको बजाय से कि डायबिटीज़ बन गई हो, अर्ली डायबिटीज़ नहीं बनी होती, सिर्फ हल्की फुल्की इंसुलिन रेजिस्टेंस तक बात होती है, उस स्टेज पे इसको पकड़ना भी आसान है, ट्रीट करना भी फिर आसान है। डॉक्टर यमुना, जैसे आप बता रही हैं ना कि ये एक ट्रायंगल है और हमने उस ट्रायंगल के अंदर अगर फॉल करेंगे तभी हम इसको ठीक कर सकते हैं। ना ये खाली लाइफस्टाइल से ठीक होगा, ना ये खाली डाइट से ठीक होगा, ना ये खाली मेडिकेशन से ठीक होगा। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, PCOS टी ले लें, ये चाय पी लेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये PCOS के कैप्सूल्स आ गए हैं, बस ये कैप्सूल खाएं जी आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ। और इसके अलावा PCOS के लिए कोई पाउडर आ गया है, ये पाउडर आपने किसी चीज़ में मिक्स करके बस पीना है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी, इस तरह के मसले ठीक हो जाते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो सबने अपना अपना स्टार्ट कर लिया, इसका क्या सीन है? इसमें आप हमारी ऑडियंस को क्या मैं बताती हूँ। देखें, जिस हम बात कर रहे थे कि मेरा अपना सप्लीमेंट ब्रांड है, ठीक है, पर इवन देन मेरी कोई वीडियो ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा हो कि भाई आप ये इस्तेमाल करो आपका पीसीओएस गायब हो जाएगा। आई ऑलवेज स्टार्ट द वीडियो विद प्लीज़ डाइट इम्प्रूव करें, वॉक इम्प्रूव करें, उसके बाद XYZ सप्लीमेंट जो है ना ये उसको हेल्प करेगा, सब इकट्ठे मिलके काम करते हैं। मैंने कहा ट्रायंगल है, चीज़ें इकट्ठे मिलके काम करते हैं। कभी भी कोई अकेली चीज़ आप, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे इंजेक्शन की, ओजेम्पिक फलाना फलाना, ये भी अकेला कुछ नहीं करेगा। देखिए, अगर ओजेम्पिक नहीं ना कर सकता तो सप्लीमेंट भी नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें, ओजेम्पिक भी बहुत खूबसूरत काम करता है। ये चीज़ें अगर किसी जिसको यूज़ करवानी हो, बहुत खूबसूरत काम करती हैं विद लाइफस्टाइल। सप्लीमेंट से कुछ बहुत प्यारे हैं, काम करते हैं विद लाइफस्टाइल। जो मैं सप्लीमेंट्स देती हूँ काम करते हैं विद लाइफस्टाइल। अगर एक सुबह उठ के आप पाए खा रहे हो, कहो यमुना ने कहा सप्लीमेंट ले लो काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक हैबिटेट, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो बॉडी को। वो सप्लीमेंट लेके गोली खा के, क्या कुछ भी खा के, मेटफॉर्मिन खा के बॉडी क्या ही कर लेगी, मेटफॉर्मिन क्या ही खा जाएगी बॉडी के अंदर जाके कि आपको सुबह के पाए या ब्रेड हजम करते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई सप्लीमेंट्स के, वो करते हैं काम डाइट और लाइफस्टाइल के साथ। दूसरी बात ये, हमेशा कोशिश करें जब भी आप सप्लीमेंट खरीदें, आपको पता होना चाहिए वो सेल कौन कर रहा है। ड्रैप अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आपने। ये जो रैंडम पेजेस आए हुए हैं ना जहाँ पे लिखा हुआ है ये ले लो, फलानी चीज़ ले लो, स्पेशली जो ये क्लेम करे ना, कोई भी वीडियो क्लेम करी हो ना, ये खा लें इतने दिन में ये हो जाएगा, वो वीडियो वो बंदा ठीक नहीं हो सकता। मैं मान नहीं सकती बंदा ठीक है, क्योंकि ये तो फॉल्स, पहली बार फॉल्स क्लेम है, ये ऐसा हो नहीं सकता। आज तक देखें, खुद दवाई नहीं ठीक अगर कर पाई, सप्लीमेंट कैसे ठीक करेगा? कंप्लीट सिर्फ वो एक सप्लीमेंट। हर चीज़ यूज़ करने का तरीका होता है। ये ऐसी बात ही है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी का AC लगा लूँ और मेरे को भी आंखों के इशारे से चल जाए उसके लिए रिमोट उठाना पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी कंपनी की चीज़ ले आए, उसका एक प्रॉपर तरीका है उसको यूज़ करने का, एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ को इस्तेमाल करने का, वो फॉलो करेंगे तो यस बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो हर की सप्लीमेंट पे यकीन नहीं करते, हर ऐड पे यकीन नहीं करते, देखिए वो कौन सेल कर रहा है, उसके बारे में वो क्या कह रहा है, एक दफ़ा होमवर्क करें। आप बहरहाल खाने लगे हैं कोई चीज़, होमवर्क करें उसके बारे में एक दफ़ा। उसके बाद ड्रैप अप्रूव्ड होने चाहिए। रैंडम जो फकियाँ बल रही हैं आजकल, मैं पता नहीं क्या, अभी आजकल मैं देख रही थी फलानी चीज़ खाएं तो इतने दिनों में इतनी हाइट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ रही है भाई? आज तक साइंस ना हाइट बढ़ा पाई, बैठे बैठे चंद दिनों में 2 इंच हाइट, 2 इंच अच्छा खासा कद होता है, चीज़ें निकली हुई हैं ऐसी। तो एक दफ़ा इम्पल्सिव बाइंग ना किया करें, एक दफ़ा जाएँ, ठीक है उसने कह दिया, क्लेम कर लिया, आपको बड़ा इंप्रेस हुआ उसकी बात से, आप क्लिक करो, आप जाओ, आप 4 वीडियोज़ देखो, कौन कह रहा फ़ायदा हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ, ये चीज़ काम कैसे करती है बॉडी में जाके। ये बड़ा अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो मैं कहती हूँ डॉक्टरों से लास्ट में पूछा करें। दवाई भी आपको लें, आपने दवाई दी है, ग्रेट, काम क्या करेगी बॉडी में जाके, किस तरह से काम करे? जैसे मैंने आपको भी पहले पीछे बताया कि जो सप्लीमेंट्स मैं देती हूँ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करते हैं, पर लोगों को लगता है कि भूख कंट्रोल की इन्होंने, हालांकि भूख नहीं कंट्रोल करते। भूख आ रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भूख लग रही है। जब IR कंट्रोल होता है तो भूख ऑटोमेटिकली कम लगती है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स में देती हूँ भूख कम करते हैं, हालांकि भूख नहीं कम करते, IR पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये बीमारी आपके साथ थ्रू आउट लाइफ रहनी है।
इसके बारे में नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके हासिल करनी शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है इस, क्योंकि देखिए जब भी आपने मुंह के अंदर कोई चीज़ बॉडी में लेके जानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्वेश्चन द पर्सन और क्वेश्चन इवन योर सेल्फ कि क्या जो मैं खाने लगी हूँ, मैं मंगवाने लगी हूँ, मैं पैसे लगाने लगी हूँ, क्या ये चीज़ ठीक है, ये दे कौन रहा है, वो क्यों दे रहा है, उसके बारे में क्या कह रहा है, और इसको फ़ायदा किन लोगों को फ़ायदा हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, जाके रिव्यूज़ पढ़ें 4। इसलिए एकदम से इम्पल्सिव बाइंग, बॉडी की जहाँ हेल्थ की बात आती है, नहीं करनी चाहिए, वेरी मच अगेंस्ट दैट। बिल्कुल ठीक है। तो जितना भी लाइफस्टाइल और ये सब चेंजिंग्स आप बता रही हैं, इवन आप अपने ब्रांड के लिए भी यही कह रही हैं कि भाई अगर खाली सप्लीमेंट यूज करेंगे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले। थोड़ा आप देखिए, मैं 2-4 केजी कम होने को ठीक होना नहीं कहती। आप खाली सप्लीमेंट यूज करेंगे ना, तो जैसे मेरा एक बड़ा है पीसीओएस का पीसीओएस कॉम्बो है, वो 2 सप्लीमेंट मैं देती होती हूँ कि मैं सबको देती हूँ वाले 2 सप्लीमेंट्स। अब वो लेकर अगर आप बिल्कुल ही डाइटिंग करें, 2-4 केजी कम हो जाएगा, 2-4 केजी से क्या पीसीओएस ठीक होगा? नो। ट्रांसफॉर्मेशन जो पीसीओएस को चाहिए होती है, वो चाहिए थे 15 केजी, 10 केजी। नॉर्मल लोग इतने आराम से ज्यादा होते हो जाए। वही मैंने बात बताई कि 5'5" अराउंड हाइट पे 65 to 70 के अबव वेट होना इज वेरी कॉमन। 50s में तो कोई पीसीओएस वाला 50s में कोई भी नहीं होता, ये होता है 60-70 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे वेट पेशेंट्स के। सो 4-5 केजी, चंद 5-6 केजी कम कर लेना, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतना हो जाता है सप्लीमेंट खाली खा के। पर जो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को चाहिए, वो आपसे लाइफस्टाइल की बेहतरी भी मांगेगा, वो आपसे वॉक भी मांगेगा। पर अगर आपने थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल बेहतर कर दिया और आपने वॉक कर ली और सप्लीमेंट ले लिए, फिर देखें ट्रांसफॉर्मेशन कितनी प्यारी होती है। फिर लोगों ने 20-20 केजी, 30 केजी कम किया है, वो बड़े आराम से किया। मेरे कस्टमाइज डाइट प्लान के बगैर किया। अच्छा, मैं सप्लीमेंट्स का डाइट प्लान भिजवाती हूँ, वो जनरल डाइट प्लान है, जनरल ही यूज़ करके बड़ा अच्छा लोगों ने लूज़ किया, कस्टमाइजेशन की तरफ भी नहीं आए। तो ये इतना सा ही करके थोड़ी सी बॉडी बस मेहनत मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, वो आपने दे दिया तो यू आर गुड टू गो। डॉक्टर यमुना, इतना कॉमन क्यों है पीसीओएस? लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल खराब होना भी देखें कितना कॉमन है। ना कोई सो रहा है, रमजान है, कितना प्यारा महीना अल्लाह ने दिया रीबूट करने का खुद को। हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि सहरी की, अफ्तारी की, खाना टाइम से खाएं और सो जाएं, पूरा जाग रहे हैं, नेटफ्लिक्स चल रहा है, पार्टीज चल रही हैं, खाना चल रहा है। उसके बाद रमज़ान है, बजाय इसकी कि 2 मीज़ लेके आप कम हो, लोगों के मसले ज़्यादा हो जाते हैं। रमज़ान में आखिरी अशरे में लोगों का यूरिक एसिड भर जाना, ये मैदे के मसले हो जाना, IBS ट्रिगर हो जाना, ये बड़ा कॉमन है। हालांकि डायबिटीज़ से कंट्रोल होनी चाहिए, डायबिटीज़ बिगड़ना बड़ा कॉमन है। क्यों? रात को ड्रिंक्स चल रही हैं, रात को पार्टीज चल रही हैं। डायबिटीज़ जहाँ पूरे दिन की फास्टिंग में वो ठीक हो, आप मशरूब पीते हैं, 4 ग्लास इकट्ठे पानी पीने का दिल कर रहा था, वो तबाही मच गई, वो स्पाइक गई, तौबा तौबा तौबा, वो स्पाइक ही नीचे नहीं आ रही होती। फिर उसके बाद खाना भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फिर आपने सोया टाइम से नहीं, उससे भी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। डायबिटीज़ कोई चीज़ पसंद नहीं है रात को ना सोना, उससे बॉडी स्ट्रेस में गई, फिर वहाँ बॉडी उस स्ट्रेस से बाहर निकली नहीं, आपने कुछ मंगवाए खा लिया। तो बजाय इसके कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, आपको अल्लाह ने मौका दिया है, हम उससे भी बिगाड़े काम ख़राब कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कॉमन इसलिए है क्योंकि लाइफस्टाइल का ठीक ना होना भी उतना ही कॉमन है। तो मेरी बात सुने कि पीसीओएस के आप कितने केसेस डेली बेसिस पे डील कर रही होती है? देखिए, मेरा तो मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली ह्यूमन कैपेसिटी होती है, एक पेशेंट में तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट चाहिए होते हैं, और मैं 9 से 10 घंटे डेली पेशेंट देखती हूँ। उससे ऊपर मैं देख नहीं सकती, फिर ही मेरा गला बेचारा बैठ जाता है। अभी मैं बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं पेशेंट्स देख के आ रही हूँ, पर मेरी ह्यूमन कैपेसिटी भी ना 25 से 30 पेशेंट पर डे है, मैं इस पर देख नहीं सकती। तो मेरी बुकिंग फिर लंबी लंबी चल रही होती है, क्योंकि 30 पेशेंट से ऊपर आप कैसे ही देखोगे, आई डोंट हैव टाइम लेफ्ट। तो कुछ लोगों के फॉलोअप्स जरा जल्दी हो जाते हैं, कुछ के लंबे चल जाते हैं, करते करते लाइक 10 घंटे में 25-30 पेशेंट हो जाता है। द पॉइंट इज इस ज़्यादा देख ही नहीं सकती, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, हर बंदा, हर एज का बंदा आता है उस 25-30 पेशेंट में, हर एज का बच्चा होता है पीसीओएस वाला, हर उम्र का होता है, हर तरह के मसले का होता है, और सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। किसी को सिर्फ पीसीओएस है, किसी को पीसीओएस हाइपोथायराइडिज्म भी है, किसी को पीसीओएस हाइपोथायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम, ये भी हमारा ग्लैंड होता है, उसके में हार्मोन्स होती है, T3 T4 TSH, ये जरा इनकी जरा ऊपर नीचे होना, दिस इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। इससे क्या होता है? वेट का मसला होता है। हाँ, इसमें वेट गेन हुआ होता है आपका, इसमें भी आपको मसला आ सकता है, इसका पीरियड्स का मसला इसमें भी आ सकता है। बिल्कुल, इनकी कम्बिनेशन में चल रहा होता है। तो पीसीओएस हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों भी होते हैं इकट्ठे साथ। पीसीओएस हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, और वर्स्ट केस जो कि बहुत कॉमन है, उसमें होता है पीसीओएस भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हाई होता है, और हाइपोथायराइडिज्म की तरफ भी आपकी लैब्स जा रही होती हैं। तो ऐसे पेशेंट को डील करने में कितना टाइम लग जाता है? ठीक है, 3 से 4 महीने। जो मेरी बात मान लेना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, भाई मेरे अंदर कोई ऐसा कोई मैं जादू नहीं है, चिराग नहीं है। डाइट पे मैंने सबको बना के दिया, पर अगर उसने ठीक कर लिया ना, तो ये ना कहो यमुना कितनी अच्छी, वो बंदा बड़ा अच्छा, उसने बात मानी मेरी,
क्योंकि मैंने तो बना के आपको भी दिया, आप पे क्यों असर चल रहा है इसका? आपको मैंने नोखा तो नहीं बना के दिया, आपको मैंने वैसे ही बना के दिया, आपका लाइफस्टाइल ही ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। वो लाइफस्टाइल ठीक करने में मान गया, आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे, इसलिए आपका मसला फंसा हुआ है। आप घूम फिर के हर फॉलो पे आप आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप वो क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ ये कर लें, प्लीज़ वो कर लें। मैं प्लीज़ के ऊपर कुछ नहीं कह सकती, एडल्ट को मैं क्या डांटूँ? वो तो समझदार है, उसको तो पता है, छोटे बच्चा है, उसको समझाने में चलो देर लगती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्यों करूँ, उसको पता ही नहीं पीरियड्स क्या क्यों है, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। वो बच्चे इतने इन टच नहीं होते अपनी बॉडी के साथ, उनको नहीं पता एंग्जाइटी क्या है, मेरे बाल गिर रहे हैं नहीं गिरे, यखनी हो रही नहीं, और उनको परवाह नहीं होती बच्चों को। एडल्ट को बंदा क्या ही समझाए, क्या ही डांटे एडल्ट को। आपको हालांकि पेशेंट्स आते हैं और मजबूर आते हैं, लाइक ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चियाँ लेके आए और कह रहे हैं कि आप आखिरी उम्मीद रह गई, प्लीज़ करा दें, नहीं तो समझ नहीं आ रही क्या करें। बच्चियाँ आके रो रही हैं कि परेशान हैं, दूसरी शादियों के मसले आ रहे हैं कि हस्बैंड कह रहा है बच्चा नहीं होगा, दूसरी शादी कर लूँगा। मतलब इतने स्ट्रेसफुल माहौल में होने के बावजूद भी देयर आर स्टिल पीपल हु आर नॉट विलिंग टू पुट इन द एफर्ट। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसे भी है। तो जब तक आप नहीं खुद से अंदर से आवाज़ आएगी ना कि नहीं मुझे करना है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तब तक बात नहीं बननी। चाहे आप यमुना से डाइट प्लान लें, चाहे आप किसी और से भी डाइट प्लान लें, जब तक हाँ डाइटिशियन एक अच्छा सर्च करो जो चीज़ ठीक देता हो, मतलब उसका तरीकाकार ठीक हो, उसका एक अच्छा रिजल्ट हो। वैसे माशाल्लाह हैं डॉक्टर्स लाहौर में, ऐसे हैं डाइटिशियंस। पर अगर आप कहो ना कि यार फलाने पे तो उन्होंने कहा है कि काम कर गया, ये मेरे पे क्यों नहीं कर रहा, तो एक दफ़ा आपने अपने गिरेबान में झांकना है, आप भी गड़बड़ कर रहे होगे। क्योंकि डाइट प्लान्स में कुछ ही ऐसा नहीं कि मैंने इस पे ज़्यादा अच्छा जादू किया तो उस पे नहीं किया, तो उस पे असर नहीं हो रहा, तो इस पे असर हो रहा है। वो बंदा अच्छा फॉलो कर रहा है, और जो लोग करते हैं उनका होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या गिव अवे मैसेज देंगी हमारी ऑडियंस को, हमारे देखने वालों को, कि अगर हम अपना हार्मोनल सारी जो चेंजेस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं उन्हें अच्छा रख सकें तो हम कितने हेल्दी रह सकते हैं? देखें, जो आखिरी मैसेज मैं देना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी बीमारी हो उसको अगर आप टाइमली पकड़ लें तो वो ठीक हो सकती है, उसके बिगड़ने का वेट ना किया करें। हमारे यहाँ डिलेमा ये है कि जब तक चीज़ अपीयरेंस पे ना आ जाए हमें असर नहीं हो रहा होता। तो अपीयरेंस पे कब आती है? 60-65 केजी वेट पे भी लोगों को टेंशन नहीं होती। जब साइज़ जाता है ना कपड़ों का, एक्सेल, डबल एक्सेल, तब वो टेंशन में आते हैं, ओहो यार अब तो कपड़े पूरे नहीं आ रहे। तो आपका रीज़न कब मैं इसलिए वज़न कम कर रही हूँ क्योंकि कपड़े नहीं पूरे आ रहे, या मुझे फलाने साइज़ में होना, ये नहीं होना चाहिए। आपका रीज़न हो कि मुझे हेल्दी रहना है। तो इसलिए टाइमली मसलों को पकड़ें, टाइमली पकड़ लेंगे तो आपके इश्यूज़ जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगे, आसानी से रिज़ॉल्व हो जाएँगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइफ़ में कुछ भी आपने अचीव करना है ना, हर चीज़ डिसिप्लिन माँगती है। आप ज़िंदगी में कोई इंसान उठा लें जिससे आप इम्प्रेस हैं कि यार ये बड़ा अचीवर है। अचीवर वो हेल्थ में हो सकता है, अचीवर वो मे बी उसने मसल बनाए हैं बड़े अच्छे, मे बी उसको पीसीओएस है, उसने पीसीओएस ठीक किया है, मे बी उसके वो आप दोनों क्लास फेलो से उसने कोई लाइक ज़्यादा अच्छा कुछ कर लिया, कुछ कारोबार शुरू कर लिया और आप कह रहे हो क्या कमाल की चीज़ कर ली। आप इन सारे चीज़ों में जो भी अचीवर है उसका लाइफ़स्टाइल अगर देख लेना तो एक चीज़ आपको सब में कॉमन डिनोमिनेटर मिलेगी, जो कि होगी डिसिप्लिन। दैट्स इट। डिसिप्लिन के बगैर हेल्थ भी ठीक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। अब वो घर भी साफ करना है ना, अगर आपको घर आप खातून खाना है, आपको ये है कि मैं घर भी साफ रखूँ और जब मैं रात सोऊँ तो एक साफ सुथरा घर हो, वो भी डिसिप्लिन मांगता है। वो भी एक टाइम टेबल होगा ना, आपको पता होगा। मेरी इस बात से बहुत लोग एग्री कर पाएंगे। तो आपको पता है आप एक स्पेसिफिक टाइम में मशीन लगाती हैं, रैंडम नहीं आपको दिल करता अच्छा मैं उठी हूँ मैं मशीन लगा लूँ। आपके पास आपको पता है आपने इस वक्त बर्तन धोने हैं, ये खाना बनने का टाइम है, ये बच्चों के आने का टाइम है, ये खाना दे दिया, अब मेरा रेस्ट का टाइम है, अब मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। एक टाइम टेबल है ना, डाइट भी यही टाइम टेबल मांगती है। लाइफ में कुछ अचीव करना है, सब चीज़ डिसिप्लिन मांगती है। जिसने डिसिप्लिन दे दिया वो सब कुछ अचीव कर लेगा, और जिसने डिसिप्लिन ना दिया वो बेचारा गोल गोल घूमता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप कैसे पीसीओएस को कवर कर सकते हैं, कैसे उससे ठीक हो सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।